नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बिहार के बारे में जाना था, बिहार का भौगोलिक स्थिति और उनके 38 ज़िलों के बारे में जाना था, उन 38 ज़िलों को किस प्रकार से प्रमंडल में डिवीज़न किया गया उन सभी के बारे में जाना था, और बिहार में 9 प्रमंडल थे उनके बारे में जाना था। आज हम प्रत्येक प्रमंडल को हम विभिन्न ज़िलों में कैसे समाहित किया गया है उन सभी को जानेंगे। और हमारा आज पहला जो प्रमंडल है वो है हमारा पटना प्रमंडल। और पटना प्रमंडल में हमारे पास 6 ज़िले आते हैं: पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। ये 6 ज़िले जो हैं वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे प्रत्येक ज़िले के बारे में, उनकी स्थिति, उनका तापमान क्या है, उनका जो है सो वर्षा कितनी होती है, उनका जो है सो कितने अनुमंडल हैं, कितने पंचायत हैं, कितनी लोकसभा क्षेत्र है, कितना विधानसभा क्षेत्र है। इन सब के बारे में हम एक विस्तृत जानकारी जानेंगे कि उस ज़िले के बारे में क्या है प्रमंडल वाइज हिसाब से। और आज जो है सो पटना प्रमंडल से पटना ज़िले को हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखिए, आप पटना ज़िला है, पटना ज़िला आप देख रहे हैं, ये हुआ आपका पटना ज़िला। अगर इसके हम चारों तरफ के चौहद्दी की बात करें कि पटना ज़िला के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं, तो उन सभी को अगर हम देखें तो हमें ये मिलेगा कि उत्तर में जो है वो उत्तर में आपका सारण है, दक्षिण में जो है वो आपका जहानाबाद है, दक्षिण में जहानाबाद है। पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में बेगूसराय और मुंगेर आता है ना। तो ये हो गया आपका बेगूसराय और ये हो गया आपका मुंगेर। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमारे पास है भोजपुर। तो पटना के चौहद्दी की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि देखिए ये क्या है ना कि ये एरिया है, ये एरिया बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका इस एरिया में जो है वो बेगूसराय आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये मुंगेर भी इससे सटता है और बेगूसराय भी सटता है, तो इसलिए पटना का जो पूर्वी होगा उसमें 2 आ जाएंगे, बेगूसराय और मुंगेर। तो इसको अगर हम पॉइंट वाइज लिख लें तो इसकी जो चौहद्दी होगी, चौहद्दी की अगर हम बात करेंगे तो सारण, ये कहाँ है, ये उत्तर में है। उसी तरीके से अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो जहानाबाद है, जहानाबाद दक्षिण में। पूर्व में बेगूसराय और मुंगेर, ये आपके पूर्व के क्षेत्र हो गए। और पश्चिम में आपका है भोजपुर, भोजपुर आपका हो गया पश्चिम में। तो हमने चौहद्दी का देखा कि पटना की चौहद्दी जो है उसमें 4 ज़िले शामिल हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि पटना का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 3202 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पटना का क्षेत्रफल हुआ। पटना का क्षेत्रफल 3202 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अगर इसमें नदियों की हम बात करें कि प्रमुख नदियां जो हैं वो कौन कौन है, तो प्रमुख नदियां इसमें 3 हैं। एक तो मुख्यतः गंगा, दूसरा सोन और पुनपुन। इसके बाद भी और भी आपको नदियां मिलेंगी, छोटे छोटे नदियां मिलेंगी जो सहायक नदियों के रूप में है, लेकिन मुख्यतः 3 है। अगर हम इसके स्थितियों को देखें तो आप देख रहे हैं कि गंगा जो है वो गंगा यहाँ से बीच से इसको काटती हुई जाती है। तो ये हो गया आपका गंगा का क्षेत्र, ये हो गया आपका गंगा का क्षेत्र। उसी प्रकार से सोन की अगर हम बात करेंगे तो सोन जो है वो आपका यहाँ से रोहतास के बॉर्डर से होते हुए सोन पटना की ओर जाता है। तो ये हो गया आपका सोन नदी। और वही अगर पुनपुन की बात करेंगे तो पुनपुन जो है वो यहाँ कहीं आसपास में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका पुनपुन।
तो 3 प्रकार के प्रमुखता नदियाँ जो पटना में पाई जाती हैं वो कौन कौन है? गंगा, सोन और पुनपुन। अगर हम प्रशासनिक विभाजन की इनकी बात करें तो जो पटना का जो हेडक्वार्टर है वो पटना ही है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कौन सा होगा? इसका मुख्यालय पटना ही है ना। इसके बाद जो प्रमंडल है, ये प्रमंडल भी पटना प्रमंडल में ही आता है। और इनके जो अनुमंडल हैं, है ना, प्रशासनिक तौर पे अगर डिसेंट्रलाइज करेंगे तो मंडल, अनुमंडल, प्रमंडल इस तरीके से जो बांटे जाते हैं, तो अनुमंडल इनके कितने हैं? 6 हैं, है ना। जो जिसमें पटना सिटी, पटना सदर, दानापुर, बाढ़, मसौड़ी और पालीगंज, ये 6 जो हैं, ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आप संख्या सिर्फ याद कर सकते हैं कि पटना में अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 6 है। प्रखंड की अगर हम बात करेंगे कि प्रखंड कितने हैं पटना में, तो पटना में 23 प्रखंड हैं। अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत जो पटना में है वो 327 है। अगर ग्राम की बात करें, कितने गांव हैं पूरे पटना में, तो वो 1157 जो है वो गांव मौजूद हैं पटना में। लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इसके हैं 2, एक पाटलिपुत्र और दूसरा पटना साहिब। और अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें 14 है। मतलब जब स्टेट इलेक्शन होगा तो 14 सीटों पर वोट होगी, और जब आपका लोकसभा इलेक्शन होगा तो उसमें सिर्फ पटना से 2 सीट ही आते हैं जिस पर लोकसभा चुनाव किया जाता है। इसके अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देखें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है आपका 25 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से 25 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ तक। तो ये जो आपका अक्षांशीय विस्तार का ये जो पोर्शन है, ये और यहाँ से ये, तो ये जो है इसकी सीमा कितनी है? ये है 25 डिग्री 44 मिनट उत्तरी, और इसकी कितनी है? तो ये है आपका 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी। तो ये जो है वो पटना का आपका अक्षांशीय विस्तार को बताता है। वहीं अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, अगर हम ये देशांतरीय विस्तार को हम देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 84 डिग्री 42 मिनट ईस्ट और 84 डिग्री ईस्ट, है ना। तो 84 डिग्री से 84 डिग्री 42 मिनट ईस्ट जो है वो हमारा क्या होता है? इसका जो है वो देशांतरीय विस्तार माना जाता है ना। तो यहाँ पे हम देशांतरीय विस्तार लिख दें तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 84 डिग्री 42 मिनट से 84 डिग्री पूर्व तक, है ना। इसके बाद हम अगर इस पे तापमान की बात करें कि इस राज्य में जो है वो न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना होता है, तो 46.6 डिग्री अप्रॉक्स में अगर हम पूरा लेके चलेंगे तो 46.6 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर नापा जाता है गर्मी के दिनों में, और ठंडा के दिनों में 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मिनिमम टेम्परेचर नापा जाता है ना। तो पटना में जो है वो गर्मी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री है। आजकल तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना हो गया है कि अब तो 48-49 तक भी चला जा रहा है, लेकिन एवरेज अगर हम देखेंगे तो पटना में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो 46.6 रहता है, और मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो 1.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर शीतलहर और फिर ओले पड़ना, बर्फ़ पड़ना, ये सब फिर 10 तरह का जो है वो समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर हम इस औसत वर्षा की बात करें इस ज़िले में, तो औसत वर्षा जो है वो कितनी होती है? 1052.6 मिलीमीटर। तो ये औसत वर्षा पटना ज़िले का माना जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है?
समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये समुद्र तल से ऊंचाई है आपका 53 मीटर का, है ना। और यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पटना में जो है वो आपको मिट्टी मिलेगी, वो कैसी मिट्टी मिलेगी, पुरानी ताल मिट्टी मिलेगी, पुरानी ताल मिट्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये गंगा के मध्य और निम्न बेसिन के अंतर्गत ये पटना आता है, तो इस कारण जो है वो क्या होगा, आपको जो है वो मिट्टी ताल जो है सो मिलता है, पुरानी ताल मिट्टी यहाँ पे मिलता है ना। अगर हम वही जनसंख्या की बात करें, अब थोड़ा सा हम जनसंख्या को देख लेंगे, तो पटना में अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 सेंसस के हिसाब से, तो 2011 सेंसस में जो है वो कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या है आपके पास, कुल जनसंख्या है 5838,465, अर्थात 58,38,465 जनसंख्या टोटल जो है वो पटना का बताया जाता है। घनत्व इसका कितना है, घनत्व की अगर हम बात कर लें, तो घनत्व जो है वो आता है 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 1823 लोग रहते हैं, है ना। दशकीय वृद्धि क्या होगा, दशकीय वृद्धि होता है कि पिछले साल के सेंसस से इस साल में कितनी बढ़ोतरी हुई, उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें, तो 2001 में और 2011 में जो जनसंख्या जो डिफर किया, वृद्धि हुआ, वो कितना हुआ, 23.7। ये 2001 से 2011 तक के वृद्धि को बताता है। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे, तो पटना में जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है, तो पटना में लिंगानुपात है 897 प्रति 1000 पुरुष, है ना। अगर साक्षरता दर की बात करेंगे, साक्षरता दर की बात करेंगे, तो साक्षरता दर कितना है, ये है आपका 70.7%, है ना। भाषा इसमें मुख्यतः क्या बोली जाती है, तो भाषा इसमें सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मगही, है ना, भोजपुरी, क्योंकि इस जिले से सटे हुए सारे जिले जो हैं वो आपको अलग अलग डिफरेंट वो भाषाओं से सम्मिलित मिलेंगे, इस कारण यहाँ पे हर प्रकार की भाषा देखने को मिल जाती है। मैथिली भी बोली जाती है, हिंदी और उर्दू तो सर्वमान्य है ही, उर्दू। तो ये जो है इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। उद्योग की अगर हम बात करेंगे कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं पटना में, तो चीनी का उद्योग है। चीनी का उद्योग कहाँ है, तो पटना का एक बिहटा क्षेत्र है, बिहटा शहर है, जहाँ पे आपको चीनी मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको बिस्किट का भी फैक्ट्री उद्योग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है सो आपका सिंदूर और गुलाल का भी जो है वो यहाँ पे फैक्ट्री मिलता है। ये उद्योग हैं कुछ, है ना। आपको फिर जो है वो जूता का भी जो है वो आपको उद्योग मिलेगा यहाँ पे, मोकामा में खास करके जूता जो है वो मोकामा की तरफ मिलेगा, है ना। फिर पटाखा की अगर बात करें, तो पटाखा का जो उद्योग है वो कहाँ मिलेगा, ये आपको पटना सिटी में मिलेगा, पटना सिटी में। उसके बाद अगर आप मालगाड़ी के डिब्बे की बात करें, जो रेलवे में जो मालगाड़ी का इस्तेमाल होता है, तो ये मालगाड़ी का जो डब्बा होगा, मालगाड़ी का डब्बा, ये भी आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मोकामा में मिलता है ना। और अगर हम क्योंकि शराबबंदी हो चुकी है, तो यहाँ पे जो है वो चमड़ा और तंबाकू का जो क्षेत्र है वो भी आपको कहाँ मिलता है, वो भी इस क्षेत्र में पटना में देखने को मिलता है। तो ये मुख्यतः पटना के कुछ उद्योग हो गए। वही अगर हम दर्शनीय स्थल या पर्यटक स्थल की हम बात करेंगे, तो आपका जो है वो पर्यटन स्थल में क्या क्या आ जाएगा, तो पर्यटन स्थल में एक तो आ जाएगा आपका अगम कुआं, है ना, अगम कुआं। दूसरा आपका आ जाएगा पटना साहिब, जो
गुरुद्वारा है हरमिंदर साहब का, वो पटना साहिब, गोलघर है ना, गोलघर, फिर आपका संजय गांधी नेशनल पार्क जिसको पटना जू भी कहा जाता है, पटना जू भी कहते हैं जिसको, चिड़ियाघर है ना। उसके बाद आपको जो है वो पटन देवी का मंदिर, पटन देवी मंदिर है ना, और फिर आपका जो है वो मनेर शरीफ, मनेर शरीफ है ना। अभी जो हाल ही में जो बना है आपका मरीन ड्राइव, ये भी एक दर्शनीय स्थल हो चुका है, बहुत लोग आते हैं पटना में, देखते हैं कि मरीन ड्राइव है। तो इस प्रकार से जो है शहीद स्मारक है ना, शहीद स्मारक भी जो है वो यहाँ पे बहुत ही फेमस है, दर्शनीय स्थल है। तो इस प्रकार के ये कुछ मुख्यतः हैं जो आप पर्यटन के रूप में देख सकते हैं। महावीर मंदिर का भी नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पटना में मुख्यतः ये जो है वो पर्यटन स्थल के रूप में आते हैं। अगला जो हमारा पटना प्रमंडल में ही दूसरा जो जिला आता है वो आपका आता है नालंदा है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका क्षेत्र है ये हो गया आपका नालंदा। अब हम नालंदा के बारे में जानेंगे। अगर मैप में हम देखें तो मैप में इसको हम देखेंगे कि नालंदा जो है वो कहाँ पर आता है ना। तो जो पटना से सटा हुआ ही जो क्षेत्र है, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका नालंदा। और नालंदा जो है वो इतिहास में बहुत ही मुख्य स्थान अपना रखता है, इस कारण इसको पढ़ना हमें ज़रूरी हो जाता है। ये है आपका नालंदा, ये बिहार का पटना प्रमंडल के अंतर्गत दूसरा ये जिला है नालंदा। इसके अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना ऐसे तो ये पहले आता था मगध क्षेत्र में, फिर इसका जो डिवीज़न, ये पूरा प्राचीन समय की बात हो गई। लेकिन अगर ऑफिशियली कागज़ के तौर पर देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो 9 नवंबर 1875 को मानी जाती है। या 1875 को इसको एक अलग जिले, एक प्रांत के रूप में, एक जिले के रूप में, इसका क्षेत्र के रूप में इसे जाना गया, जो नालंदा जिसे कहा गया। इसके अगर चौहद्दी की अगर हम बात करें है ना, तो चौहद्दी में देखिएगा तो उत्तर में आपको पटना मिलेगा है ना, दक्षिण में आपको गया और नवादा मिलेगा, ठीक है। अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो शेखपुरा और लखीसराय मिलेगा, ये शेखपुरा और ये लखीसराय हो गया। और अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो जहानाबाद और अरवल या पटना का ही इसमें क्षेत्र माना जाएगा। तो अगर इसके हम चौहद्दी की बात करें तो चौहद्दी में क्या क्या आता है, तो चौहद्दी में जो है वो आपका आ जाएगा सबसे पहले पटना। ये कहाँ आएगा, ये उत्तर में आएगा, उत्तर में। उसी प्रकार से अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो गया और नवादा आ जाएगा। ये सब पीटी पॉइंट में पूछ सकता है कि नवादा से, नालंदा से सटे हुए ज़िले जो हैं वो दक्षिण में कितने हैं, उत्तर में कितने हैं, पूर्व में कितने हैं। तो इस तरह से आपको ये सब चौहद्दी हर ज़िले की और पूरे राज्य का पता होना चाहिए कि हमारी चौहद्दी कैसी है, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से कौन कौन से ज़िले एक दूसरे से लगे हुए हैं। पूर्व में अगर हम देखेंगे तो शेखपुरा और लखीसराय का स्थान आता है, जो पूर्व में ज़िलों की संख्या को बताता है। तो ये हो गया आपका शेखपुरा और लखीसराय। और वहीं अगर पश्चिम की बात करेंगे तो जहानाबाद और पटना, ये जो है उत्तर में भी इसका स्थान दिया जाता है। आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि जब नालंदा यहाँ पे बन रहा है ना, तो पटना वाला क्षेत्र जो है वो पश्चिम में हल्का सा माना जाएगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो पश्चिम में है वो कौन सा क्षेत्र आता है, वो सिर्फ जो है वो जहानाबाद आता है ना। इसके बाद हम इसके क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो आता है 2355 किलोमीटर स्क्वायर है ना। प्रमुख नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख नदियां जो हैं वो आपकी हैं इसमें फल्गु है ना और मुहाने,
तो फल्गु और मुहाने जो है ये दो नदियाँ जो है वो आपका इसमें आता है। इसमें जो देखिए जो ये क्या होता है ना कि फल्गु जब आता है तो ये क्योंकि इधर से फल्गु आ रही है तो ये बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से जो है वो इस क्षेत्र से होते हुए ये ऐसे निकलती है ना, और यहाँ से पुनपुन आके मिलता है, फिर जाकर ये पटना में मिल जाता है। तो इस कारण क्योंकि ये नालंदा से बॉर्डर से सट रहा है इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि नालंदा में फल्गु नदी का जो है सो बहाव होता है। इसी प्रकार से जब इसके मुख्यालय की बात करेंगे, प्रशासनिक आधार पर अगर इसको देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। वही प्रमंडल, तो ये पटना प्रमंडल में ही आएगा, प्रमंडल इसका पटना ही है ना। उसके बाद इसके अनुमंडल की बात करेंगे तो अनुमंडल की संख्या कितनी है, अनुमंडल की संख्या 3 है। पटना में अनुमंडल की संख्या 6 थी, नालंदा में 3 है। इसमें प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड हैं 20। पंचायत कितने हैं, तो पंचायत हैं आपके पास 249। इसमें अगर हम ग्राम की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे तो कितने हैं, 1084 गांव है। और जैसा हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि बिहार जो है वो मुख्यतः आपको ग्रामीण क्षेत्र ही मिलता है, तो इस कारण यहाँ पे हर जिलों में आपको गांव की संख्या ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो जो ग्राम है वो कितने हैं, 1084 हैं। अगर हम इसके लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अगर इसका हम जो है वो लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो वो है आपका एक, सिर्फ नालंदा, है ना, नालंदा। वही अगर हम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, विधानसभा, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है उसकी संख्या कितनी है, 7 है, जिसमें आपका राजगीर, बिहार शरीफ, इस्लामपुर, हरनौत, ये सब जो है वो इसमें क्षेत्र आते हैं जो नालंदा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। उसी प्रकार से जब हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो इसका जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार है आपका 24 डिग्री से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तर। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका है 85 डिग्री 18 मिनट से 85 डिग्री 65 मिनट पूर्व तक। तो ये आपका हो गया देशांतरीय विस्तार। इसमें तापमान कितना होता है, तो तापमान की अगर हम बात कर लें तो तापमान जो है वो 40 डिग्री जो है वो आपका मैक्सिमम रहेगा, है ना, और 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका मिनिमम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये टेम्परेचर डिफरेंस आपको इतना देखने को मिलता है, क्योंकि सब गर्म होगा तो भी पहाड़ जो सो तापमान में डिफरेंस क्रिएट करेगा, और जब ठंडा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि तापमान डिफरेंस क्रिएट होगा, तो इस कारण जो है इसमें तापमान में आपको इतना अंतर देखने को मिलता है। अगर औसत वर्षा की बात करें हम, अगर इसके औसत वर्षा की बात करें तो नालंदा में जो औसत वर्षा होती है वो 858.11 मिलीमीटर जो है सो वर्षा होती है। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, तो समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 67 मीटर, है ना। पटना कितना ऊंचा था, तो पटना जो था वो आपका 53 मीटर ऊंचा था, और जो है वो समुद्र तल से नालंदा की ऊंचाई कितनी है, तो 67 मीटर है। इसमें मिट्टी किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो मिट्टी इसमें पाई जाती है टाल मिट्टी, क्योंकि मोकामा का क्षेत्र इसमें सटता है तो इस कारण इसमें टाल मिट्टी और बांगर मिट्टी मिलती है। ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा तो उसमें बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी के बारे में पढ़ना है। बांगर मिट्टी हो गया जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, और खादर मिट्टी हो गया जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। आप एक स्मॉल आइडिया दे रहे हैं आपको कि बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी क्या होता है। ज्योग्राफी में जब पढ़िएगा तो विशेष रूप से इसमें पढ़ना है कि कैसे हम निर्धारण करते हैं कि ये बांगर है, ये खादर है, किस प्रकार के फसल उगते हैं, ये सब
उस ज्योग्राफी में चर्चा है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि नालंदा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बांगर मिट्टी पाई जाती है और ताल मिट्टी पाई जाती है। अगर इसके हम जनसंख्या संबंधी सेंसस की अगर हम बात कर लें, अगर इसके हम सेंसस की बात करेंगे 2011, तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या जो है वो कितना है, तो है 28,77,653, 28,77,653। बिहार का जो है वो नालंदा जिला का जनसंख्या कितना है, तो 28,77,653। अगर इसके घनत्व की हम बात करें तो इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व है 1222 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। पटना में कितना घनत्व था, 1823 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ कितना है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1222 लोग रहते हैं, है ना। दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, दशकीय वृद्धि जो है वो आपका हुआ है 21.4%। 2011 सेंसस है तो 2001 से 11 के बीच में कितना वृद्धि हुआ, तो 21.4%। साक्षरता दर इस जिले की कितनी है, तो साक्षरता दर जो है वो इस जिले की 64.4% है। और जब हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा इसमें कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी और मगही बोली जाती है। मगही मतलब मगध क्षेत्र वाला भाषा, इसको मगही नाम दिया गया। इसमें प्रमुख उद्योग की अगर बात करें, प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, तो बीड़ी का उद्योग जो है वो यहाँ किया जाता है, बीड़ी का उद्योग। और जो है वो आपको कारखाना मिलेगा, छोटा छोटा कारखाना। तो ये सब जो है इसमें मुख्य उद्योग के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगर हम दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल की बात करें तो दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल की हम बात करेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपका सबसे पहला तो वो हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष जो जला दिया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष। इसके बाद जो है सो आप राजगीर, सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर घूमने वाला कोई जगह है तो यही दो है जो बाहर से भी पर्यटक इसमें यहाँ आते हैं घूमने के लिए। वो है एक नालंदा विश्वविद्यालय जो जला हुआ है, जो जिसका अवशेष है, और दूसरा है राजगीर, है ना। और राजगीर जो है वो मगध का जो है सो प्राचीन राजधानी रह चुका है, जिसे राजगृह भी कहा जाता था। तो राजगीर जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद फिर जो है सो आप यहाँ पे पावापुरी भी घूम सकते हैं, जैन संप्रदाय से संबंधित। यहाँ पे जो है सो आपको गर्म झरना देखने को मिलेगा, है ना, गर्म झरना, है ना। उसके बाद आप जो है शांति स्तूप यहाँ पे आप देख सकते हैं, शांति स्तूप आदि। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे नालंदा का जो है वो दर्शनीय स्थल आपके सामने हुआ, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष, राजगीर, पावापुरी वगैरह जो है सो इसमें शामिल हैं। तो अब अगला जो आपके पास आता है, ये अगला जो आपका जिला है पटना प्रमंडल में कौन सा है, तो अगला जो जिला आपका आएगा वो आएगा रोहतास। रोहतास जिला को अगर हम देखें कि रोहतास जिला है कहाँ पे, तो आपका जो रोहतास जिला है वो पड़ा ये क्षेत्र, ये जो जिला है ये कहलाया आपका रोहतास जिला। ये है आपका रोहतास जिला। रोहतास जिला के अगर हम चौहद्दी की बात करें तो रोहतास जिला का जो चौहद्दी है वो उत्तर में है आपका बक्सर और भोजपुर। तो ये रहा आपका बक्सर और ये रहा आपका भोजपुर। दक्षिण में अगर हम बात करेंगे
तो दक्षिण में जो है वो यहाँ से आप सटा हुआ अगर क्षेत्र देखेंगे तो ये जो है सो फिर आपका ये झारखंड का क्षेत्र आ जाएगा, जो कि पलामू का क्षेत्र है। तो ये वाला हम कह सकते हैं इसे। अगर हम जिले में देखेंगे कि दक्षिण में अगर हम जिला की बात करेंगे तो कैमूर की पहाड़ी आएगी। कैमूर की पहाड़ी जो है, अगर हम बिहार के रीजन में ही अगर हम इसको बांटने की कोशिश करें तो कैमूर की पहाड़ी आएगी। और जब हम पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में आपका कौन सा होगा? पूर्व में है आपका औरंगाबाद, है ना। और पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो कैमूर जिला, है ना। तो रोहतास की चौहद्दी जो है वो क्या कौन कौन सी हो गई? उत्तर में जो है वो आपका हो गया भोजपुर और बक्सर, बक्सर और भोजपुर। और पूर्व में अगर हम बात करेंगे ये जो है ये आपका है उत्तर में, और हम औरंगाबाद जो है वो आपका पूर्व में आएगा, है ना। दक्षिण में अगर हम देखें तो कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और झारखंड, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। तो कैमूर की पहाड़ी और झारखंड ये दोनों जो है वो दक्षिण में है। और पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो कैमूर जिला पश्चिम में आता है। तो ये इसकी हो गई चौहद्दी। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना देखिए, प्राचीन तो महत्व है, इन सभी जिलों का प्राचीन महत्व है, लेकिन स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो कब किया गया? तो 10 नवंबर 1972 को ये अलग जिले के रूप में इसे समाहित किया गया, जो है कि आपका क्या है, जिसे रोहतास कहा गया, है ना। अगर हम प्रमुख नदियां की बात करेंगे, प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियां कौन है इनमें? सोन नदी ये प्रमुख है, बाकी छोटे भी नदियां हैं लेकिन सोन नदी जो है वो इसमें सबसे प्रमुख है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है आपके पास 3881 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अगर हम प्रशासनिक विभाजन को अगर देखेंगे तो इसका मुख्यालय कौन सा है? तो इसका मुख्यालय जो है वो सासाराम है। सासाराम, जैसे होता है ना कि बहुत लोग रोहतास जिले को बहुत कम जानेंगे लेकिन उसके हेडक्वार्टर से ज़्यादा जानेंगे, तो सासाराम कह दिया गया तो लोग समझ गया कि वो रोहतास जिला हो गया, है ना। तो सासाराम जो है वो क्या हुआ? हेडक्वार्टर हो गया। प्रमंडल ये पटना प्रमंडल में ही आ रहा है, ये आप जान ही रहे हैं। इसके बाद जो है आपका इसका जो अनुमंडल है, रोहतास का जो अनुमंडल है वो कितनी है? इसकी संख्या 3। पटना की कितनी थी? 6। नालंदा की कितनी थी? 3। और रोहतास की भी अनुमंडल की संख्या कितनी है? 3। अगर प्रखंड की बात करें तो प्रखंड की संख्या है 19, है ना। फिर अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत की अगर बात करेंगे तो 246 इसमें पंचायत है। अगर गांव की बात करेंगे तो इसमें गांव की संख्या है 2088, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र इसमें कितने हैं? अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो लोकसभा क्षेत्र जो है वो इसमें कितने आते हैं? तो लोकसभा क्षेत्र आता है इसमें 2, एक सासाराम और दूसरा काराकाट, है ना। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो इसकी संख्या है 7, है ना। तो विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 7 हो गई और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2 हो गई। इसके बाद अगर इसके हम अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है आपका 24 डिग्री 30 मिनट से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय विस्तार को अगर देखेंगे, देशांतरीय विस्तार तो ये कितना है? 83 डिग्री 14 मिनट पूर्व से 83 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। इसके अगर तापमान की बात कर दें तो तापमान जो है वो कितना है इसका?
तो 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि सब पठारी क्षेत्र में आ रहे हैं, इस कारण आपको यहाँ पे टेम्परेचर की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। और 10 डिग्री जो है वो क्या है, इसका मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर हो गया। अगर इसके हम औसत वर्षा की बात करेंगे तो औसत वर्षा जो है वो आपका कितना है इसमें, तो औसत वर्षा है 952 मिलीमीटर। अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसकी कितनी आएगी, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई आ जाती है 107.78 मीटर। मिट्टी इसमें कौन सी पाई जाएगी, तो मिट्टी इसमें पाई जाएगी बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी है ना, और बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी होता है जिसमें बालू के कण की संख्या और कंकड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, वो बलथर मिट्टी कहलाते हैं। तो वो यहाँ पे संख्या इसकी ज़्यादा मिलेगी। अगर हम कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या जो है इसकी कितनी है, तो कुल जनसंख्या इस जिले की है आपके पास 29,59,918, 29,59,918। अगर हम घनत्व को देखें तो घनत्व इसका कितना है, 763 पर किलोमीटर स्क्वायर। पटना और नालंदा की अपेक्षा इसमें कम है घनत्व, है ना, कितना है 763 पर किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि कितनी है, तो दशकीय वृद्धि जो है वो आपकी हो जाएगी इसमें 20.8%। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला जो आता है सेकंड टर्म में वो है आपका 918 पर 1000 पुरुष में, वो रोहतास में है। लिटरेसी की अगर बात करेंगे, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा यहाँ है साक्षरता दर, तो साक्षरता दर में 73.4% लोग यहाँ साक्षर हैं। भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भाषा है इसकी भोजपुरी और हिंदी, भोजपुरी और हिंदी। इसमें अगर उद्योग की बात करेंगे तो प्रमुख उद्योग इसमें कौन कौन सा है, तो चीनी का, कागज का, है ना, इस्पात का, जो डालमिया नगर से फेमस भी है, एक एरिया ही है रोहतास में डालमिया नगर के, जो खास करके इस्पात के लिए वो फेमस है। वहाँ पे एल्युमिनियम और इस्पात का जो है कारखाना होता है, और साथ में सीमेंट का भी कारखाना यहाँ पे मौजूद है रोहतास में, है ना। और जो है सो आपका चमड़ा और तेल मिल भी यहाँ पे मिलते हैं, चमड़ा, तेल मिल इत्यादि। तो ये सारे उद्योग जो हैं वो आपको रोहतास में देखने को मिलेंगे। अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें, है ना, पर्यटन स्थल की अगर हम बात कर दें तो पर्यटन स्थल में सबसे प्रमुख जो घूमने वाला है वो है शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा, है ना, शेर शाह का मकबरा। फिर रोहतास का किला, रोहतास का किला। फिर है आपका ताराचंडी मंदिर, है ना, ताराचंडी मंदिर इत्यादि। तो ये सारे जो हैं वो आपके क्या होंगे, ये रोहतास के पर्यटन स्थल माने जाते हैं। तो अब अगला जो हमारा जिला होगा वो कौन सा होगा, ये होगा हमारा कैमूर। अगला जिला हमारा है कैमूर, जो हेडक्वार्टर इसका हो जाता है भभुआ। तो हम इसमें भी देखेंगे भभुआ और कैमूर के बारे में जानेंगे। इसको अगर हम मैप में लोकेट करें तो मैप में जो ये रोहतास के बगल में ही पाया जाता है, और ये रहा आपका कैमूर जिला। ये हुआ आपका कैमूर, कैमूर। इसके चौहद्दी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि उत्तर में जो है वो बक्सर आ जाएगा, बक्सर, और यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना।
पूर्व में अगर देखेंगे तो रोहतास है ना। दक्षिण में देखेंगे तो कैमूर पहाड़ी, और पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। और कौन सा होगा? कर्मनासा नदी ये बॉर्डर बनाता है। तो इस कारण ये जो है वो आपका ये दोनों देखने को मिलता है। अगर इसके हम और विशेष देखेंगे तो इसका स्थापना जो है ये कब किया गया, तो इसका गठन जो है, ये गठन कब हुआ है, तो ये हुआ है 1991। इसकी चौहद्दी को हमने मैप में बता ही दिया कि चौहद्दी जो है वो कैसे है, तो उत्तर प्रदेश जो है और बक्सर जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर में, है ना। फिर आपको जो है वो कैमूर पहाड़ी जो है वो आपको दक्षिण में देखने को मिलता है, ठीक है। रोहतास जो है वो आपको पूर्व में है, जो अभी हमने डिस्कस किया है इससे पहले। और जो है आपका पश्चिम में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और कर्मनासा नदी जो है वो आपका पश्चिम में आता है। कर्मनासा नदी ये जो है ये किस में है? ये पश्चिम में आता है। इसका क्षेत्रफल जो है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है 3332 किलोमीटर स्क्वायर। 3332 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? कर्मनासा, दुर्गावती, ये प्रमुख नदियां हैं। बाकी छोटे नदियां भी मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों प्रमुख नदियां हैं। सोन भी आता है, थोड़ा सा अगर क्षेत्र देखेंगे तो सोन भी जो है वो हल्का सा टच करता है। देखिए ये जो पोर्शन आएगा ना यहाँ पे, यहाँ से जो ये ऐसे जो ये क्षेत्र निकला, यही नदी जो हल्का सा ये कैमूर को टच करती है, यही हमारी क्या कहलाती है? सोन नदी कहलाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सोन नदी जो है, पीटी में पूछ सकता है सवाल कि क्या सोन नदी कैमूर को क्रॉस करती है, तो हाँ, कैमूर को वो क्रॉस करती है। कैमूर से टच करके वो बॉर्डर के जरिए निकलती है, तो सोन नदी आपका यहाँ पे आता है। इसके प्रशासनिक विभाजन को अगर हम देखेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो कौन सा है? इसका मुख्यालय भभुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो भभुआ है। भभुआ। इसका प्रमंडल तो पटना ही है, पटना प्रमंडल हो गया। इसका अनुमंडल जो है, अनुमंडल ये कौन सा है? ये भभुआ है एक, है ना, और दूसरा मोहनिया। तो मुख्यतः क्योंकि ये दोनों फेमस हैं, मोहनिया भभुआ हमेशा आपको लोक संगीत में और बाकी प्रचलन में नाम देखने को मिलता था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो अनुमंडल में दो ही अनुमंडल हैं, जो भभुआ और मोहनिया है। इसकी संख्या 2 हो गई, है ना। अगर हम प्रखंड की बात करें तो प्रखंड की संख्या है 11। पंचायत इसमें कितने हैं? तो पंचायत हैं आपके 151। गांव कितने हैं? तो गांव जो है वो आपका है 1689, है ना। इसमें लोकसभा क्षेत्र जो है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो क्या, कितनी है इसकी संख्या? 1, जो कि सासाराम है। अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 4 है। कौन कौन? रामगढ़ कैमूर वाला क्षेत्र है, एक भभुआ मोहनिया, और एक चैनपुर करके क्षेत्र आता है। वो 4 मिला करके विधानसभा क्षेत्र माने जाते हैं। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो इसका कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार इसका आता है 25 डिग्री 02 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 14 मिनट उत्तर, ठीक है। देशांतरीय की अगर हम बात करेंगे, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका कितना होता है? तो 83 डिग्री 33 मिनट से पूर्व से, है ना, 83 डिग्री
और जो है सो आपका कितना हो जाएगा ये 83 डिग्री 33 मिनट पूर्व से 83 डिग्री 39 समथिंग के आसपास ये आता है। इसका इतना देशांतरीय विस्तार माना गया है। इसके बाद अगर आप इसके तापमान की बात करेंगे तो इसका जो तापमान है वो कितना है, तो तापमान इसका है 45 डिग्री, ये हो गया आपका मैक्सिमम, और 4 डिग्री ये आपका हो गया मिनिमम, है ना। अगर हम औसत वर्षा की बात करें, औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा जो है वो कितनी होती है, तो वो होती है 777 मिलीमीटर। ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 76 मीटर। इसकी मिट्टी कौन सी है, तो मिट्टी इसमें दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, एक तो बलथर और दूसरा बांगर मिट्टी। सेम रोहतास की तरह ही इसमें भी बलथर और बांगर मिट्टी पाई जाएगी, है ना। अगर इसके हम सेंसस की बात कर लें तो सेंसस की अगर बात करेंगे तो कुल जनसंख्या कितना है, तो कुल जनसंख्या आपको इसमें मिलेगा 16,26,384, 16,26,384 जो है सो इसका जनसंख्या है। अगर इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है वो 488 पर किलोमीटर स्क्वायर मिलता है। अगर इसके हम दशकीय वृद्धि की बात करें, तो दशकीय वृद्धि इसकी कितनी है, 26.2% है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें, तो ये भी ठीक ठाक ही माना जाएगा, 920 है पर 1000 में। उतना भी ठीक नहीं, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे लिंगानुपात है, क्योंकि ये जो है वो आपका रोहतास से अप्रॉक्स है, रोहतास का 918 है, भभुआ का 920 है, तो इस हिसाब से जो है लिंगानुपात आपका 920 यहाँ पे है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें, तो साक्षरता दर जो है उसकी कितनी है, 69.3%, है ना। भाषा इसमें कौन कौन सी बोली जाती है, तो भाषा आपकी हो गई हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। अंग्रेजी तो वो ठीक है, वो तो हर जगह बोली जाती है, इसमें ऐसा थोड़ी ना कि अंग्रेजी बहुत एकदम ऑफिशियल है, वो तो हर जगह बोली जाएगी, लेकिन मुख्यतः जो भाषाओं में हम उसकी चर्चा करेंगे तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, और क्योंकि ये झारखंड से सटा हुआ एरिया है और यहाँ पे उरांव जनजाति के जो है सो बहुलता है, तो इस कारण यहाँ पे जो है वो उरांव भाषा भी बोली जाती है, जो कि नागपुरी भाषा से ही मिलता जुलता है। वो झारखंड पीसीएस को अगर आप ध्यान में रख के पढ़ें तो उसमें ऐसे जानने की बात होती है कि कौन से जो है वो यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है। तो भाषा जो है वो मुख्यतः कैमूर में इतने प्रकार के बोले जाते हैं। अगर हम उद्योग की बात कर लें तो प्रमुख उद्योग में हम देखेंगे तो इसमें जो है वो चावल मिल और तेल मिल ही मिलेगा, मतलब मुख्यतः आपको ऐसा कुछ विशेष यहाँ पे उद्योग देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम पर्यटन स्थल की बात कर लें तो पर्यटन स्थल जो है वो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो है आपका सबसे पहला मुंडेश्वरी मंदिर। उसका भी एक अलग विधान है, बहुत ही भारी संख्या में लोग वहाँ नवरात्र के टाइम में इकट्ठा होते हैं और अपना वो पूजा करते हैं। तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर है ना, जो कि कैमूर की पहाड़ी पर ही स्थित है। उसके बाद जो है वो एक अधौड़ा, जो भी ये भी सब सारे ये जो आपको मिलेंगे वो सारे मिलेंगे आपको कैमूर पठार पे ही, कैमूर के पहाड़ी पे ही। तो ये सब जो है ये क्षेत्र आपको कैमूर में दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल के रूप में मौजूद हैं। अगला जो जिला है वो आपका आता है भोजपुर जिला। अगला जो जिला हम इसको कहेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें, तो अगला जो जिला आपका होगा वो होगा आपका भोजपुर जिला। भोजपुर, इसको हम मैप में अगर हम देख लें तो ये रहा आपका भोजपुर जिला।
ये जो जिला है ये आपका हुआ है भोजपुर जिला, जिसका हेडक्वार्टर आरा है, भोजपुर जिला। इसके चौहद्दी की अगर बात करेंगे तो इसका जो है वो पूर्व में आपको पटना है ना, पश्चिम में आपको बक्सर है, ठीक है। अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो रोहतास, और ये छोटा सा जिला अरवल। और अगर हम उत्तर में बात करेंगे तो एक तो आपका ये सारण जिला आएगा क्योंकि ये भी सट रहा है, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये आपके हो गए चौहद्दी। तो इसकी अगर गठन की हम बात करें, है ना, पहले क्या था कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भोजपुर जिला जो है ना, वो क्या है कि पहले इसको शाहाबाद जिला के अंतर्गत इसका क्षेत्र आता था, है ना। लेकिन जब क्या हुआ कि शाहाबाद जिला का जब विभाजन किया गया 1992 में, तो इसका गठन जो है, अगर हम शाहाबाद जिला की गठन की बात करेंगे तो शाहाबाद जिला जो है इसका गठन तो माना गया 1972 में, लेकिन फिर से इसको जब 1992 में इसका डिवीज़न किया गया तो शाहाबाद को 3 भाग में बांटा गया, जिसमें भोजपुर, बक्सर और रोहतास आता है। भोजपुर, बक्सर और रोहतास। तो शाहाबाद जिला का 3 डिवीज़न किया गया, इसमें भोजपुर, बक्सर और रोहतास। तो हम कहेंगे कि भोजपुर का जो गठन है वो कब है, 1992 है। रोहतास का भी जो है सो गठन कब है, 1972 तो आपका शाहाबाद जिला के अंतर्गत हो गया, लेकिन 1992 में भी उसका हम गठन किसका मांगेंगे, रोहतास का, तो 1992। और बक्सर का भी जो है वो आपका गठन कब माना जाएगा, 1992 माना जाएगा। इसकी चौहद्दी के बारे में हमने मैप पे बता ही दिया है कि जो है सो आपका पूर्व में जो है वो पटना है, पूर्व में पटना है, पश्चिम में बक्सर है ना। उसके बाद रोहतास और अरवल जो है वो दक्षिण में आपके हो जाएंगे, रोहतास और अरवल ये आपका दक्षिण हो जाएगा। और उत्तर में क्या है, तो उत्तर प्रदेश और सारण जिला, ये क्या है, ये आपका उत्तर में अवस्थित है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 2474 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और प्रमुख नदियां की अगर हम बात करेंगे तो अगेन इसमें गंगा और सोन नदी आएंगी, और फिर सहायक नदियां भी हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 2 नदियां हैं, एक तो गंगा और दूसरी सोन। अगर हम मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आएगा आरा, मुख्यालय आरा। प्रमंडल पटना है ही। अनुमंडल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अनुमंडल की संख्या है 3। कौन कौन, तो एक है जगदीशपुर, दूसरा आरा और तीसरा पीरो। तो अनुमंडल की संख्या हो गई 3। और फिर जब हम प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंड जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 14 प्रखंड इसमें पाए जाते हैं। पंचायत की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पंचायतों की संख्या है 228। और अगर हम गांव की संख्या की बात करेंगे तो इसमें गांव की संख्या है 1244। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी संख्या कितनी है, 1, जो कि हेडक्वार्टर आ रहा है। और विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 7 हैं, जिसमें जगदीशपुर तो अंगी गांव, शाहपुर, आरा, ये सब प्रकार से 7 जो हैं वो आपके विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार इसमें इसका कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार है आपका 25 डिग्री 10 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 40 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है वो इसमें कितना है, तो ये है 83 डिग्री 45 मिनट उत्तर से पूर्व से जो है वो 84 डिग्री 45 मिनट पूर्व तक ये माना जाता है। इसके बाद हम तापमान की अगर बात करेंगे तो तापमान जो है वो कितना है इसका,
तो 38 डिग्री जो है वो इसका आता है मैक्सिमम, है ना, और जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस जो है इसका कितना है, ये मिनिमम टेम्परेचर जो है सो देखा जाता है। औसत वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो औसत वर्षा जो है वो आपका कितना होगा, तो औसत वर्षा 1166.2 मिलीमीटर होगा। और समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 193 मीटर, 193 मीटर। और मिट्टी इसमें कैसी मिट्टी पाई जाएगी, तो इसमें जो है वो बांगर मिट्टी पाई जाएगी, बांगर मिट्टी पाई जाती है ना। फिर इसके अगर हम सेंसस की बात कर लें, तो सेंसस की अगर हम बात करेंगे तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या जो है वो है आपके पास 2728407, 27,28,407। अगर इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व है इसका 1139 पर किलोमीटर स्क्वायर, है ना। दशकीय वृद्धि कितनी है इसकी, तो दशकीय वृद्धि दर है 21.6%, है ना। लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो लिंगानुपात इसका है 907 1000 पुरुष पे, है ना। अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो साक्षरता दर है इसका 70.5%, है ना। भाषा इसमें कौन कौन सी बोली जाती है, तो भाषा इसमें बोली जाती है आपके पास भोजपुरी, है ना, फिर है आपका हिंदी और उर्दू, ठीक है। और उद्योग कौन कौन से हैं, तो उद्योग की अगर बात करेंगे तो धान मिल, है ना, धान मिल, फिर गुड़ का जो है गुड़ का कारखाना, या मिल ही कहेंगे इसको, गुड़ का जो है वो मिल है यहाँ पे। तंबाकू का जो है वो तंबाकू का उद्योग यहाँ होता है ना। और अगर हम जो है सो प्रमुख अगर हम पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम देखेंगे तो पर्यटन स्थल के रूप में जो है वो जगदीशपुर घूमने वाला एक जगह है, जो क्या है, वो जो है वो बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थल है। जगदीशपुर, जगदीशपुर जो है वो बाबू कुंवर सिंह का जन्मस्थल है, जो कि बिहार में 1857 के क्रांति के समय के महान नायक माने जाते हैं। तो वो जो है वो पर्यटन स्थल में उनका जन्म स्थान, एक घूमने का जगह है जगदीशपुर। तो ये रहा आपका जो है वो भोजपुर जिला के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अगला जो जिला है वो है आपका, ये आपका हो गया बक्सर की हम बात करेंगे अब। ये आ गया आपका बक्सर जिला, जो पटना प्रमंडल का सबसे अंतिम जिला है, मतलब छठा जिला है बक्सर जिला। बक्सर जिला को अगर हम मैप में डिनोट करें तो ये रहा आपका बक्सर जिला, है ना, ये रहा आपका बक्सर जिला। तो बक्सर जिला के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। बक्सर जिला को अगर हम चौहद्दी के रूप में देखेंगे तो अगेन ये उत्तर प्रदेश आएगा और साथ में गंगा नदी चली आ रही है, तो ये आपका उत्तर में हो गया गंगा नदी और उत्तर प्रदेश। अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में आपका भोजपुर है। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और कर्मनासा नदी, ये दो नदी आएंगी, है ना, ये कर्मनासा नदी। और जो है सो फिर दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में है आपका कैमूर और रोहतास, ठीक है। तो हमने जैसे ही आपको भोजपुर के समय बताया था कि शाहाबाद ज़िले को जब 3 डिवीज़न किया गया था तो उसमें 3 ज़िले निकले थे, जिसमें भोजपुर, बक्सर और रोहतास ज़िला था। तो बक्सर उनमें से एक ज़िला है। तो इसका गठन अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1992 में। चौहद्दी के बारे में हमने मैप में बता ही दिया कि चौहद्दी जो है कैसे है। भोजपुर जो है वो पूर्व में है,
भोजपुर पूर्व में है, कैमूर और रोहतास जो है वो दक्षिण में है, कैमूर और रोहतास दक्षिण में है। अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और गंगा नदी जो है ये आपका उत्तर में मिलेगा। और फिर जब हम उत्तर प्रदेश और कर्मनासा नदी की बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा पश्चिम में मिलेगा। तो ये आपका चौहद्दी हो गया। अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें, अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल इसकी कितनी है, 1703 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। अगर हम नदियाँ की बात करें, प्रमुख नदियाँ, तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी होंगी, एक तो गंगा, दूसरा सोन और कर्मनासा, ये प्रमुख हो गई। बाकी और भी नदियाँ हैं छोटी बड़ी, लेकिन ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं। मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो मुख्यालय जो है वो इसका बक्सर का मुख्यालय बक्सर ही है ना। अनुमंडल की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो अनुमंडल की संख्या इसमें 2 है, एक बक्सर और दूसरा डुमरांव। अगर प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंड इसमें कितने हैं, प्रखंड इसमें 11 हैं। जैसे इटहरी, चौसा, चौसा का आम जो जीआई टैग लोग कहते हैं कि चौसा का आम फेमस है, तो चौसा, इटहरी, चौसा का ही युद्ध हुआ था, तो चौसा, इटहरी, डुमरांव, है ना, केसथ, चौगाई, ये सब जो है ये बक्सर के ही क्षेत्र माने जाते हैं, वो प्रखंड के रूप में जाने जाते हैं। पंचायत इसमें कितने हैं, तो पंचायत इसमें 142 हैं। और ग्राम की अगर हम बात करें, ग्राम की संख्या की बात करें तो वो 1134 है। लोकसभा का अगर निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसकी संख्या 1 है, एकमात्र बक्सर। और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 हैं, बक्सर, ब्रह्मपुर, राजपुर और डुमरांव। तो विधानसभा की संख्या कितनी हो गई, बक्सर में 4। अब अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात कर लें तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखेंगे तो ये है 25 डिग्री 33 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 39 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय की अगर हम बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका कितना है, तो 83 डिग्री 58 मिनट पूर्व से, है ना, और आपका कितना हो जाएगा 85 डिग्री 17 पॉइंट समथिंग मिनट पूर्व। तो ये जो है वो आपका अप्रोक्स 17 ही ले लिया जाता है, तो इतना जो है वो आपका देशांतरीय क्षेत्र माना जाता है। तापमान की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो तापमान है वो 42 डिग्री देखा जाता है इसमें, और जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस का आता है। इसके बाद जब औसत वर्षा की बात होती है तो औसत वर्षा इस ज़िले में कितनी होती है, तो औसत वर्षा होती है 774.82 मिलीमीटर, है ना। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो इसकी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 55 मीटर, है ना। और मिट्टी किस प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, तो मिट्टी इसमें पाए जाते हैं बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी, ठीक है। इसके बाद हम इसके सेंसस को अगर बात कर लें, इसकी 2011 के अनुसार अगर हम बात कर लें तो कुल जनसंख्या इसकी कितनी हो जाती है, तो कुल जनसंख्या है आपकी 17,06,352, 17,06,352। अगर इसके घनत्व की हम बात करेंगे तो घनत्व इसका कितना हो जाता है 1002 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितना है, तो दशकीय वृद्धि दर इसका है 21.7%। लिंगानुपात इसका कितना है, तो लिंगानुपात है आपका 922 1000 पुरुष पे, है ना। उसके बाद जब हम इसके साक्षरता दर की बात करेंगे तो साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर है आपके पास 70.1%, है ना। और अगर हम भाषा की बात करेंगे
तो मुख्यतः इसमें, क्योंकि ये भोजपुरी बेल्ट है ना, तो इसमें ज़्यादातर भोजपुरी और हिंदी ही बोले जाते हैं। तो भोजपुरी और हिंदी, भोजपुरी और हिंदी। और अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग में जो है वो यहाँ पे आपको सूती वस्त्र का उद्योग देखने को मिलेगा, सूती वस्त्र, है ना। उसके बाद लालटेन का उद्योग यहाँ मिलेगा, लालटेन का उद्योग। उसके बाद फिर आपको तंबाकू का भी उद्योग मिलेगा, कंबल का उद्योग मिलेगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि भारत में जहाँ भी फांसी होती है, फांसी तो एक ही जगह होगी, तिहाड़ जेल में ही, तो भारत में जो फांसी होती है उसका जो रस्सी, जो फंदा जो बन के आता है वो बक्सर ज़िला से ही बन के आता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से मिट्टी है और यहाँ पे जो वो जो उपजाऊ किया जाता है उस रस्सी का, वो जो है वो सबसे मजबूत रस्सी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि फांसी का फंदा जो कहाँ से बन के आता है, तो बक्सर से बन के आता है। दर्शनीय स्थल की अगर हम बात करें, पर्यटन स्थल की अगर हम बात करेंगे, तो बक्सर में जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन सा है, तो चौसा का मैदान, जहाँ पे युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध जो हुआ था, तो चौसा का मैदान, मीर कासिम का किला, इतिहास में मीर कासिम, मीर जाफ़र बहुत ही बंगाल के इतिहास में बहुत ही मुख्य माने जाते हैं, तो मीर कासिम का किला, है ना। विश्वामित्र मुनि का आश्रम, विश्वामित्र मुनि का आश्रम, मुनि का आश्रम, है ना। फिर आपका नौलखा मंदिर, नौलखा मंदिर इत्यादि। तो हमने देखा कि कैसे जो है वो पटना प्रमंडल में आपके पास जो है वो 6 ज़िले यहाँ पे शामिल हैं, और इन 6 ज़िलों को जो है वो आप विस्तार पूर्वक देखे हैं। जो 6 ज़िला में कौन कौन से ज़िले आ गए, तो आपका पटना, नालंदा, है ना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर, ये जो 6 ज़िले जो हैं वो हमने देखा कि ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 ज़िले इसमें शामिल हैं। तो इस वीडियो में पहले प्रमंडल के बारे में हमने जाना, हम अगला वीडियो लाएंगे और फिर अगले प्रमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, सारे न्यू अपडेट्स एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।